हिंदी साहित्य का इतिहास। भारतेंदु युगीन काव्यधारा से लेकर उत्तर शती की कविता तक लगभग 12 कवियों पर टिप्पणियां या 12 रचनाकारों पर टिप्पणियों का अभ्यास हमें आज से प्रारंभ करना है। मित्रों, आधुनिक काल में यानी हिंदी साहित्य का आधुनिक काल विक्रम संवत 1850 से लेकर आज तक, इस आधुनिक काल में काव्य धाराओं में भी विकास होता गया और गद्य साहित्य में भी विकास होता गया। आज तक हमने ऑफलाइन यानी क्लासरूम में प्रत्यक्ष भारतेंदु युगीन काव्य धारा से लेकर उत्तर शती की कविता तक आप लोगों को 8 काव्य धारा प्रत्यक्ष क्लासरूम में आपको हमने पढ़ाई और उसके नोट्स भी हमने आप तक पहुंचाए हैं। और आज से अभी से हमें भारतेंदु युगीन कविता से लेकर उत्तर शती की कविता तक लगभग 12 कवियों पर टिप्पणियां, 12 रचनाकारों पर टिप्पणियों का अभ्यास हमें करना है। तो पहला कवि जो है, पहला रचनाकार जो है, उसका नाम है मैथिली शरण गुप्त। मित्रों, ये मैथिली शरण गुप्त द्विविधि युगीन काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चीर गांव में हुआ। इनकी जो आरंभिक रचनाएं हैं, इन्होंने जो लिखना प्रारंभ किया था वह कलकत्ता से निकलने वाले वैशोपकारक नामक मासिक पत्रिका में छपती थी। यानी कवि मैथिली शरण गुप्त ने काव्य लिखना प्रारंभ किया। अपनी जो लेखनी प्रथमतः चलाई वह काव्य के क्षेत्र में चलाई। कविता पर उनका काम था और उन्होंने अपनी जो रचना है, अपनी जो कविता है, वह कविता प्रारंभ में कोलकाता से प्रकाशित होने वाले वैशोपकारक नामक मासिक पत्रिका में छपती थी। परंतु बाद में यह संयोग की बात कहो या नसीब की बात कहो, उस समय यानी द्विविधि काल में द्विविधि युगीन काव्य धारा का समय विक्रम संवत 1900 से लेकर विक्रम संवत 1920 तक का कालावधि है। यानी द्विविधि युगीन कालावधि में सरस्वती नामक पत्रिका यह मशहूर ऐसी पत्रिका थी और सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे वे स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ये महावीर प्रसाद द्विविधि युगीन काव्य धारा के प्रमुख कर्ता धर्ता कवि माने जाते हैं। और कवि मैथिली शरण गुप्त का परिचय महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ, उनकी मित्रता हुई और महावीर प्रसाद द्विवेदी के मार्गदर्शन तथा मित्र मिल गया और उनकी प्रेरणा से ही मैथिली शरण गुप्त कविता लिखने लगे। यानी द्विविधि मंडल के यानी द्विविधि युगीन काव्य धारा के लोकप्रिय कवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है या उनका महत्वपूर्ण स्थान है।
सन 1909 से लेकर सन 1960 तक, यानी 1909 से लेकर 1960 तक लगभग 50 साल के कालावधि में उन्होंने साहित्य साधना की है। 50 वर्ष कवि मैथिली शरण गुप्त ने साहित्य की निर्मित की, यानी इनकी करीब करीब 50 रचनाएं प्रकाशित हो चुकी है, जिनमें से 40 रचनाएं मौलिक रचनाएं हैं तथा 6 रचना अनुवादित है। इनकी जो सन 1909 में रंग में भंग नामक पहली रचना प्रकाशित हुई थी। कौन सी? रंग में भंग। परंतु इसमें उन्हें इतनी लोकप्रियता नहीं मिली, इतनी ख्याति नहीं मिली कि जितनी उनकी भारत भारती सन 1912 में प्रकाशित हुई। यानी भारत भारती नामक काव्य से कवि मैथिली शरण गुप्त को लोकप्रियता मिली और ख्याति मिली। यह भारत भारती जो काव्य है उसमें स्वतंत्रता संग्राम में एक नई जान पैदा करने का काम इस रचना के माध्यम से हुआ। यानी उस काल में यह रचना सर्वाधिक लोकप्रिय हुई है। इसका कारण यह है कि इस कालावधि में हमारे भारत देश में ब्रिटिश राज कर रहे थे और हमारा भारतवासी क्या चाहता था? हमारा भारतवासी हर एक मनुष्य स्वतंत्रता चाहता था, आजादी चाहता था। और इन लोगों ने, मैथिली शरण गुप्त जैसे लोगों ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे लोगों ने, प्रताप नारायण मिश्र जैसे लोगों ने अपनी कविता के माध्यम से स्वतंत्रता की चेतावनी देने का काम किया। बच्चों, कवि मैथिली शरण गुप्त मूलतः राम भक्त कवि है। ध्यान में रखो आप लोग, कवि मैथिली शरण गुप्त मूलतः राम भक्त कवि है। बच्चों, आप लोगों ने भक्ति काल का भी अभ्यास किया है। भक्ति काल में राम भक्त कवि तुलसीदास ने रामचरितमानस महाकाव्य की निर्मित की। रामचरितमानस जैसा महाकाव्य आज तक निर्माण नहीं हो सका, परंतु तुलसीदास ने रामचरितमानस महाकाव्य की निर्मित की और रामचरितमानस के बाद जो राम काव्य लिखा गया वह कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित महाकाव्य है, जिसका नाम है साकेत। यानी साकेत महाकाव्य उस कालावधि में बहुत लोकप्रिय हुआ था। साकेत है, यशोधरा है, विष्णुप्रिया है, यह कवि मैथिली शरण गुप्त की अमर रचना मानी जा सकती है। इन रचनाओं में जो उपेक्षित पात्र है, उपेक्षित घटक है, उपेक्षित अंग है, उसी पर प्रकाश डालने की कोशिश कवि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी इन रचनाओं में की है। मित्रों, ये जो पौराणिक कथा को लेकर काव्य लिखा गया वह साकेत होगा। रामायण के पात्रों को लेकर लिखा गया, रामायण की कथा को लेकर साकेत लिखा गया। उसी के साथ साथ यशोधरा है, विष्णुप्रिया है, कैकेयी, दुर्योधन, इसी प्रकार के ये पात्र है कि जो उपेक्षित पात्र है। यानी उपेक्षित पात्रों को अपने काव्य का हीरो निर्माण करने का काम कवि मैथिली शरण गुप्त ने किया। यानी कवि मैथिली शरण गुप्त का अपने राम के प्रति अनन्य भक्ति दिखाई देती है। यानी कवि तुलसीदास की जो विनयशीलता की तुलना की जाती है, वह विनयशीलता की तुलना कवि मैथिली शरण गुप्त के साथ की जाती है। यानी 2 महाकाव्य 19 खंड काव्य की निर्मित कवि मैथिली शरण गुप्त ने आज तक की है। यानी भारतीय संस्कृति के ये अनन्य भक्त माने जाते हैं। यानी इनकी अपनी जो निष्ठा है संपूर्ण मानव जाति को ही स्पर्श करती है। यानी इसी कारण इनका जो राम है वह मनुष्य मात्र का एक उदाहरण है।
यानी कवि मैथिली शरण गुप्त ने साकेत महाकाव्य में जो राम उपस्थित किया, वह एक मानव मात्र का उद्धार करने वाला पात्र उपस्थित किया है। यानी किसी एक संस्कृति अथवा जाति का राम नहीं है, एक विशिष्ट धर्म का राम नहीं है, विशिष्ट पंथ का राम नहीं है, वह विश्व का उद्धार करने वाला एक पात्र के रूप में उन्होंने उपस्थित किया। यानी इनका काव्य आदर्शवादी काव्य है, नैतिक मानदंडों से युक्त कवि मैथिली शरण गुप्त का काव्य है। बच्चों, इसमें हमें उपदेश दिखाई देता है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है, मुझे बड़ा गर्व होता है तुलसीदास पर, जिन्होंने रामचरितमानस नाम के महाकाव्य की निर्मित की। कवि मैथिली शरण गुप्त ने साकेत जैसे महाकाव्य की निर्मित की। रीतिकाल के कवि केशवदास ने रामचंद्रिका जैसा ग्रंथ लिखा। यानी तत्कालीन युग इनका अपना व्यक्तित्व और राम के प्रति इनकी जो निष्ठा थे, इन निष्ठा ने ही इसके कारण कहीं ढूंढने पड़ेंगे। कवि मैथिली शरण गुप्त को प्रबंध काव्यों में ही अधिक सफलता मिली है। यानी विद्वानों के मतानुसार महाकवि की जो प्रतिभा है वह कवि मैथिली शरण गुप्त में है। यानी इनकी कविता में देशभक्ति और राष्ट्रीय जागरण का स्वर हमें अधिक रूप में दिखाई देता है या व्यक्त होता है। यानी जन्म सामान्य तक में इनकी कविता लोकप्रिय हो चुकी है। मित्रों, यह हो गई प्रबंध काव्य के बारे में, महाकाव्य के बारे में, खंड काव्य के बारे में। परंतु कवि मैथिली शरण गुप्त के कविताओं पर बौद्धिकता की छाप अधिक दिखाई देती है। उनके काव्य का विषय पौराणिक है, उनके प्रबंध काव्यों का विषय भी पौराणिक है। राम महामानव की अपेक्षा मानव के रूप में अधिक उभर कर सामने आते हैं। यानी पुराणों के वे सभी प्रसंग जो अंधश्रद्धा और वैज्ञानिकता से संबंधित है, इन्होंने स्वीकार नहीं किए हैं। यानी काव्य के अलावा कवि मैथिली शरण गुप्त ने 3 नाटकों की भी रचना की है। परंतु कवि मैथिली शरण गुप्त मूलतः एक कवि थे और यही उनका क्षेत्र था। इसमें उन्हें अपार ख्याति और प्रसिद्धि मिली है। उनकी कविता में प्रकृति यानी सृष्टि के सुंदर रूप भी दिखाई देते हैं। यानी नारी मन के वे अद्भुत चितेरे थे। चितेरे यानी नारी के मन को जानते थे, वे पहचानते थे। नारी अपनी संपूर्ण करुणा, अपनी उदारता, वात्सल्य को लेकर उनकी कविता में प्रकट हुई है। जहां रीतिकालीन कविता में नारी की उपेक्षा की गई या रीतिकालीन कवियों ने नारी के केवल ऊपरी सौंदर्य का चित्रण किया, नारी को केवल श्रृंगारिक रूप में देखा, वासना तृप्ति का साधन माना गया, केवल नारी सौंदर्य वासना तृप्ति का साधन के रूप में ही रीतिकालीन कवियों ने उसका उपयोग किया। परंतु मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कविता में नारी की अवहेलना कभी नहीं की। उसके विरोध में कवि गुप्त ने उसे उच्च स्थान पर बिठलाने का काम किया। यानी कवि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कविताओं में नारी को एक उच्च स्थान दिया है, एक श्रेष्ठ स्थान दिया है समाज में। यानी उनके इस संपूर्ण कार्य को देखते हुए, मैथिली शरण गुप्त के संपूर्ण कार्य को देखते हुए कहा जा सकता है कि सांस्कृतिक चेतना के कारण ही कवि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय चेतना के कारण उन्हें राष्ट्र कवि कहा गया है। कवि मैथिली शरण गुप्त को केवल कवि मैथिली शरण गुप्त के नाम से हिंदी साहित्य में या कविता के क्षेत्र में प्रसिद्ध नहीं है, तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के नाम से प्रसिद्ध है। मित्रों, दूसरा रचनाकार है, दूसरे प्रसिद्ध कवि है कवि जयशंकर प्रसाद। मित्रों, कवि जयशंकर प्रसाद ये छायावादी युगीन काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद ने छायावादी कविता को जन्म दिया। कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक संपन्न घराने में हुआ था।
प्रतिष्ठित घराने में उनका जन्म हुआ था, जो उनके घराने को सुंगनी साहू के नाम से जाना जाता था। यानी जयशंकर प्रसाद जी का घराना यह सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। कवि जयशंकर प्रसाद की पढ़ाई अधिक नहीं हुई थी। अरे कवि जयशंकर प्रसाद आपकी तरह कॉलेज में नहीं पढ़े, किसी हाई स्कूल में नहीं पढ़े। इन्होंने 8वीं कक्षा तक शिक्षा यानी शिक्षण पाने के बाद अपने घर पर ही संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा लिखी और सीखी। किंतु बाद में कवि जयशंकर प्रसाद खड़ी बोली में कविता करने लगे। कवि जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के प्रतिष्ठित कवि माने जाते हैं, प्रवर्तक यानी जन्मदाता माने जाते हैं। छायावादी कविता के 4 स्तंभ, छायावादी कविता के 4 प्रमुख कवि जो है वो जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, सुमित्रानंदन पंत है और कवयित्री महादेवी वर्मा है। छायावादी युगीन काव्य धारा के ये 4 प्रमुख कवि जो है, उनमें से श्रेष्ठ कवि जो है, प्रमुख कवि जो है, श्रेष्ठ इस नाते में कि प्रमुख कवि के रूप में कवि जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। कवि जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के सर्व प्रमुख कवि है। इनकी प्रारंभिक कविताएं यानी जयशंकर प्रसाद जो प्रारंभ में कविता लिखने लगे तो उनकी कविता इंदु नामक मासिक पत्रिका में प्रकाशित होती थी और उनकी ब्रज भाषा संबंधी कविताओं का संग्रह, उनके नाम मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। उनकी कविताओं के संग्रह कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, करुणालय, प्रेम प्रतीक उनकी उत्कृष्ट कविताओं के संग्रह है। सन 1913 में उनका एक काव्य प्रकाशित हुआ था, उसका नाम था झरना। झरना प्रकाशित हुआ और यही से छायावादी युग की प्रतिष्ठापना माना जाता है। यानी राष्ट्रीय आंदोलनों के दिनों में इनके आंसू नाम का भी काव्य प्रकाशित हुआ था, परंतु इस आंसू नामक काव्य में कवि जयशंकर प्रसाद जी का अपना वैयक्तिक दुख चित्रित हुआ है। प्रसाद ने प्रेम वेदना की एक झलक उसमें प्रकाशित हुई है, यानी जिसमें सुख और दुख दोनों भी घटनाओं का चित्रण है। इसमें कवि प्रसाद का व्यक्तिगत सुख और दुख समग्रता से समग्र रूप में प्रकट हुआ है। प्रेम पथिक इनका एक लघु प्रबंध काव्य है जिसमें एक असफल प्रेमी की प्रेम कहानी नायक के मुंह से कहलाई गई है। यानी इस रचना में जीवन अनुभवों को व्यक्त किया गया है। मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं आज उसी पर लक्ष्य केंद्रित करने वाला हूं आपका। कवि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के इतिहास में या काव्य के क्षेत्र में छायावादी युग के प्रमुख प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध तो है, परंतु छायावादी युग में कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ महाकाव्य जिसका नाम है कामायनी। कामायनी नाम का अंतिम महाकाव्य, अंतिम रचना कवि जयशंकर प्रसाद की कामायनी है और यह छायावादी युग का एकमात्र महाकाव्य है। यानी इसके कथानक का आधार वह प्राचीन पुराण कथा है, वह मनु और श्रद्धा की कथा है, जिनके अनुसार मनु के अतिरिक्त सभी संपूर्ण देव जाति प्रलय का शिकार हो जाते हैं, परंतु केवल मनु और श्रद्धा ऐसे है जो कामायनी के सहयोग से मानव सभ्यता का प्रवर्तन होता है। यानी कामायनी महाकाव्य के नायक मनु, नायिका श्रद्धा, ईड़ा यह उनके पात्र है। ये इसमें कामायनी की कथा लघु है, छोटी कथा है, कल्पना अधिक है। कवि जयशंकर प्रसाद ने कल्पना का सहारा लेकर कामायनी महाकाव्य की रचना और कथा का गुंफन किया है। यानी वह मनु, ये जो पात्र है कामायनी का, वह हमारा आदि मानव है, वह आदि पुरुष है। यह आदि पुरुष इसकी कहानी लेकर, कल्पना का सहारा लेकर उन्होंने एक आदर्श
महाकाव्य की निर्मिति कवि जयशंकर प्रसाद ने की है। यानी मानव जाति के लिए एक व्यापक आदर्श व्यवस्था की स्थापना करने का प्रयास उन्होंने कामायनी के माध्यम से किया है। यानी कामायनी महाकाव्य का जो प्रकाशन हुआ था वह सन 1935 में हुआ था और छायावाद का अंतिम शिखर मानी जाने वाली यह रचना रामचरितमानस के बाद हिंदी का एक गौरवपूर्ण काव्य के नाम से जानी जाती है। मित्रों, महाकाव्य के रूप में छायावादी युग में कामायनी जयशंकर प्रसाद की एक सर्वश्रेष्ठ रचना है। उसके बाद कवि मैथिली शरण गुप्त की लहर नाम का एक काव्य है, उत्कृष्ट काव्य है। उसमें प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है, नैसर्गिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। उसमें प्रणय की जो अनुभूति है, प्रेम की अनुभूति है, उसमें करुणा की जो अनुभूति है, वह रहस्यवादी संकेत हमें इस लहर नामक काव्य से मिलता है। यानी कवि प्रसाद के काव्य में विषय की नवीनता, भाव जगत का संस्कार, नवीन कल्पनाओं की निर्मिति, मानवीय सौंदर्य का चित्रण, प्राकृतिक सौंदर्य, प्रणय साधना कवि प्रसाद के काव्य में हमें दिखाई देती है। यानी भारतीय संस्कृति और इतिहास के वे गंभीर अभ्यासक थे। यानी इस देश के इतिहास और संस्कृति का इन्होंने अत्यधिक अभिमान था। प्रसाद एक मानवतावादी, युगांतवादी महाकवि के रूप में हिंदी साहित्य में प्रचलित है, लोकप्रिय है। हमें हिंदी प्रेमियों को कवि जयशंकर प्रसाद पर, मैथिली शरण गुप्त पर एक नाज है, एक गर्व है कि इन लोगों ने इतना सारा साहित्य, इतना सारा काव्य निर्माण किया है। केवल काव्य निर्माण नहीं किया, केवल पौराणिक कथा को जैसे कि तैसा लिखना उनका उद्देश्य नहीं था, तो आधुनिकता से जोड़ने का काम, प्रासंगिकता से जोड़ने का काम, वर्तमान युग से जोड़ने का काम इन कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से किया। एक आदर्श उपदेश, एक आदर्श संदेश देने का काम हर एक काव्य से हमें मिलता है। फिर वह मैथिली शरण गुप्त हो, कवि जयशंकर प्रसाद हो। परंतु कवि जयशंकर प्रसाद ने वैयक्तिक जीवन में उनका जो सुख दुख है वह भी कविता में चित्रित होता हुआ हमें अनुभव होता है और दिखाई भी देता है। छायावादी युग में उनकी वैयक्तिक जो वेदना है वह निश्चित रूप में कविता में चित्रित हुई है।